नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी मुझे बार बार कमेंट या फिर मेल या फिर डीएम करके पूछते रहते हैं कि सर जो हमें भविष्य में केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस में प्राइमरी टीचर पीआरटी की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, क्या उसमें बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इस विषय पर बिल्कुल डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिए दोस्तों, शायद ही आपको इस विषय से संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट रहेगा। बाकी उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा ये मानना है केंद्रीय विद्यालय में जितने भी अभ्यर्थी पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से 90% अभ्यर्थी दिल्ली में जो आपको DSSP के माध्यम से पीआरटी की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई किया होगा। आप जानते हैं बाकी सारे टीजीटी पीजीटी के आपके एग्जाम हो गए थे, लेकिन अभी पीआरटी का एग्जाम रहा है तो फाइनली उसकी भी डेट आपकी आ चुकी है। 7 मार्च से आपके पीआरटी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको दिल्ली या फिर कहीं भी किसी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन लेना तो उसका नॉर्मल सा कायदा तो दोस्तों ये बोलता है, जब भी आपको उस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिले उस समय तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। नोटिफिकेशन निकलने के बाद जब तक आपका एग्जाम होगा, जितना भी इसके बीच में समय मिलेगा उस समय केवल आपको रिवीजन के लिए देना होता है। तो ऐसा सभी अभ्यर्थी नहीं कर पाते। जो ऐसा अभ्यर्थी करते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सभी अभ्यर्थी ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन एटलीस्ट दोस्तों आपको इतना तो जरूर करना चाहिए, आप रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन निकलने तक अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो जिस दिन आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए, तो एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद और जिस दिन आपका एग्जाम होगा एटलीस्ट इसमें जितना आपको समय मिलता है कम से कम उसमें तो आपको अपना रिवीजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो DSSP पीआरटी का एग्जाम होगा इसमें आपको समय का काफ़ी अभाव देखने को मिलेगा और किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, कैसे करना है, कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, किस सब्जेक्ट में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, किस सेक्शन में कन्फ्यूजन है, मैथ्स में आपको कितना टाइम लग रहा है, रीजनिंग में कितना टाइम लग रहा है, हिंदी में कितना कम टाइम लग रहा है, जो आपका मेन पेपर है विषय संबंधित है जो 100 नंबर का सेकंड पेपर आएगा उसमें आप कितना समय दोगे, किस सेक्शन को आपको कितना समय देना है। दोस्तों ये सब कुछ आपको पता चल पाता है रिविजन से, तो इसलिए रिविजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसमें जो भी आपकी पीआरटी पोस्ट के लिए भविष्य में परीक्षा होगी उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसका आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा सेम के सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको ये स्ट्रक्चर जरूर पता चल जाएगा भविष्य में पीआरटी की होने वाली परीक्षा में आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप परीक्षा ऐप में टेस्ट सीरीज के माध्यम से DSSP पीआरटी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही तैयारी कर पाएंगे। वैसे तो इस टेस्ट सीरीज की कीमत 299 है, लेकिन अगर दोस्तों आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं KASIYAN50 तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फाइनली इसकी जो आपकी कॉस्ट आएगी वो 149 आएगी। और इस टेस्ट सीरीज के सभी क्वेश्चंस को गत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। तो आप परीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, जब हम पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट के लिए बीएड वाले अभ्यर्थियों के एलिजिबल होने या फिर ना होने की बात करते हैं तो इसमें मैं आपको बता दूं, जब हम हमारे भारत देश की बात करते हैं तो चाहे हम सरकारी विभाग की बात करें चाहे गैर सरकारी विभाग की बात करें, जिसकी भी जैसी भी कार्यप्रणाली चलती है वो संविधान के अंतर्गत ही चलती है। ठीक है, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की। बाकी आप किसी भी रिक्रूटमेंट में देख लेना, आपने देखा हो कुछ रिक्रूटमेंट में पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वाला अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर देते हैं, कुछ में नहीं करते। तो एक बारी में मैं आपको समझा दूंगा, आप खुद से आपको पता चल जाएगा कि क्यों किस रिक्रूटमेंट में पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल करते हैं, क्यों किस में नहीं करते और केवीएस में करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं हम जब अपने संविधान की बात करते हैं तो इसमें 12 अनुसूची आती हैं। 12 अनुसूची हमारे काम की नहीं, हमें केवल 7वीं अनुसूची के बारे में बात करनी है। अब जब हम 7वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपकी 3 सूची आती है। एक आती है आपकी संघ सूची, एक राज्य हो गई आपकी, और एक हो गई दोस्तों आपकी समवर्ती। अब संघ सूची का मतलब क्या है दोस्तों? संघ सूची से मेरा तात्पर्य सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्तमान समय में बीजेपी की है। ठीक है, तो जितने भी रूल बनाएगी संघ सूची के अंतर्गत वो कौन सी बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, इसे CG लिख देता हूं मैं। और राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, मतलब जिस भी पर्टिकुलर राज्य में रिक्रूटमेंट के लिए उस राज्य की जो सरकार है वो उसके हिसाब से रूल बनाएगी। ठीक है, अब जब बात फंस जाती है दोस्तों समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल बनाती है। ठीक है, और जो हमारी शिक्षा आती है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आती है। कभी वैसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपसे भविष्य में सवाल पूछ ले जाए कि शिक्षक संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है, तो 7वीं सूची में जो इसके 3 भाग है उसके समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, राज्य और केंद्र अपने हिसाब से इसमें नियम बनाती है। अब यहाँ ध्यान से समझना, अब जो NCTE की गाइडलाइन आई थी उसके अंतर्गत क्या बताया गया था कि बीएड वाले अभ्यर्थी पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और जो ये NCTE किसकी संस्थान है? सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान है, तो हम सीधा सीधा मान सकते हैं संघ।
ठीक है, क्योंकि संघ का मतलब मैंने आपको बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एनसीटी के अंतर्गत ये गाइडलाइन आई थी, ठीक है। अब अगर कोई स्टेट की रिक्रूटमेंट निकलती है आपकी, ठीक है, जैसे यूपी में निकल गई, दिल्ली में निकल गई। अब दोस्तों दिल्ली में कुछ अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन रहता है कि दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब केंद्र का शासन है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, बिल्कुल दिल्ली हमारे केंद्र शासित प्रदेश है और राजधानी भी है, लेकिन दोस्तों दिल्ली सरकार अलग है और केंद्र सरकार अलग है, ठीक है। मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसे राज्य में मान के चल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली एक राज्य, दिल्ली हालांकि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली सरकार यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की सरकार अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, ठीक है। तो डीएसएसबी का हो गया, इसमें भी आपने पंगा देखा होगा। अब केवीएस की जब हम बात करते हैं दोस्तों, केवीएस आप जानते हैं भी एक स्वायत्त संस्था है, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो अगर एनसीटी की जो गाइडलाइन आई थी, जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी, वो सीधी सीधी दोस्तों केवीएस पे तो फॉलो होगी ही होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में जो आपको पीआरटी की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, 90% चांस है, 90 से ज़्यादा ही मान लो, लेकिन फिर भी 90 लिखना होता है, ठीक है, कि केवीएस में पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। मैंने आपको समझा दिया ना, क्योंकि एनसीटी के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई थी। और एनसीटी किसके अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत, और केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आती है। हालांकि स्वायत्त संस्था होती है केवीएस, ठीक है, लेकिन आती तो केंद्र सरकार के अंतर्गत है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गई। अब बात करते हैं डीएसएसबी की, ठीक है। डीएसएसबी क्या है दोस्तों, ये दिल्ली सरकार का बोर्ड है। दिल्ली सरकार में दिल्ली सरकार की जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलती है, उसका प्रोसेस डीएसएसबी संभालता है। हालांकि डीएसएसबी में DSSB होता है ये, ठीक है, तो ये संभालता है सारा। लेकिन ये दोस्तों है तो दिल्ली सरकार का ही ना, है तो दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का तो नहीं है। और शिक्षा हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, तो ये अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी अभ्यर्थियों ने केस करा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाए, पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी सभी एलिजिबल नहीं हो पाए, ठीक है। कुछ ऐसा सुनने में आया था जिन्होंने केस करा था कि वो वही अभ्यर्थी एलिजिबल है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो कोई नोटिस नहीं है कि सभी के सभी अभ्यर्थी एलिजिबल है, ठीक है। तो दिल्ली सरकार की समवर्ती अपने हिसाब से कानून बना रही है। यूपी का आप देखोगे दोस्तों, अगर यूपी में कोई रिक्रूटमेंट, तो यूपी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो बीएड वाले अभ्यर्थी पीआरटी पोस्ट के एलिजिबल करे ना करे। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई संस्था है, केंद्र सरकार की कोई संस्था है, और एनसीटी भी केंद्र सरकार की है, तो वहां पर दोस्तों 90% चांस होते हैं कि उसमें अगर कुछ संस्था में कोई भी पीआरटी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकलती है, उसमें बीएड वाले अभ्यर्थी पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी करें, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर एनटीटी, तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहां पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहां पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।